वेलकम अगेन। तो आज कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन बैंक ऑफ पावर्स, क्वेश्चन नंबर 21 से। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्वेश्चन गिवन है कि अगर x to the power 11 is equal to y to the power 0 and x equal to 2y, then we have to find the value of y. तो दो इक्वेशंस गिवन है यहाँ पर। इन दोनों में से हमें कौन से वाले इक्वेशन से काम करना पड़ेगा? इस वाले इक्वेशन से। यहाँ से हम क्या करेंगे? x का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे और फिर x का वैल्यू को हम पुट कर देंगे इस वाले इक्वेशन में। फिर यहाँ से हमें मिल जाएगा y का वैल्यू। ओके, तो इस वाले इक्वेशन में गिवन है x to the power 11 इक्वल टू y to the power 0। हमें क्या पता है? y to the power 0 कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर हम पावर 0 देते हैं तो वो 1 ही आता है। ओके, ये माइनस भी हो सकता है। -100 होल टू द पावर 0 इज़ नथिंग बट 1। ओके, तो यहाँ पर भी y टू द पावर 0 क्या होगा? y टू द पावर 0 होगा 1। ओके, अच्छा, अभी 1 जो है, ठीक है, 1 के पावर में हम 11 अगर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, 1 के पावर में अगर हम 11 देते हैं तो क्या हमें कोई प्रॉब्लम होगा? नहीं होगा। वाई? बिकॉज 1 जो है ना, वो 1 टू द पावर 11 देने के बाद भी 1 ही रहता है, चेंज नहीं होता। बिकॉज 1 को तुम 11 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, फिर भी तुम्हें आंसर क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। ठीक है, तो 1 के जगह पर अगर हम 1 टू द पावर 11 भी लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सिर्फ 11 ही क्यों लिखा? ताकि यहाँ पर पावर्स सेम हो जाए। ये पावर सेम होने से क्या होगा? पावर्स सेम होने से बेस जो है वो इक्वल हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं एक एक्सपोनेंट मैं आपको बता देता हूँ अभी, जो मैं लिखना भूल गया था, अभी लिख दिया था मैंने। ये देखो पावर सेम है, बेस अलग अलग है और इनके बीच में इक्वल वाला साइन है। तो पावर्स सेम है इसलिए बेसिस भी सेम हो जाएंगे, a इक्वल टू b हो जाएगा। और इसका उल्टा मतलब इन्वर्स या फिर कॉन्वर्स कह सकते हो कि अगर बेस सेम है और देखो पावर डिफरेंट है, तब भी क्या होंगे? पावर्स इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, सिंस बेसिस आर सेम पावर्स आर ऑल्सो इक्वल। ओके, तो यही हमने यहाँ पर यूज़ किया, ये वाला हमने यूज़ किया अभी, ये वाला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 21, चलो भाई ये रहा। तो यहाँ पर देख सकते हो कि देखो पावर 11 है तो बेसिस भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो सिंस पावर्स आर सेम देयरफॉर x इक्वल टू 1। तो x का वैल्यू हो चुका है 1। हमें पता चल चुका है कि x का वैल्यू 1 है। अभी x का वैल्यू 1 जो है ना, इसको इक्वेशन इस वाले इक्वेशन में बिठा देंगे। तो x इक्वल टू 2y, x इक्वल टू 2y। तो x का वैल्यू कितना पता है? 1, तो 1 बिठा दो। तो y क्या हो जाएगा? 1/2। ठीक है, तो यहाँ से हमें y का वैल्यू मिल जाता है 1/2। तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर है। चलो भाई, फिर क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कुछ ऐसा क्वेश्चन गिवन है, इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हमें आंसर बताना है कि क्या कितना आएगा आंसर। तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर बेस सेम नहीं है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 125 है, लेकिन पावर्स सेम है। ओके, और मल्टीप्लिकेशन में है तो क्या होंगे? तो बेसिस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देख सकते हो बेसिस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लेकिन पावर क्या रहेगा? पावर उनका सेम रहेगा। ठीक है भाई, चलो भाई, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की वजह से ऐसा हुआ। फिर डिनोमिनेटर में अगर हम नज़र देते हैं तो यहाँ पर बेस अलग है, सॉरी बेस सेम है 256, लेकिन पावर डिफरेंट है और ये मल्टीप्लिकेशन में है दोनों। तो क्या होते हैं? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के हिसाब से पावर्स प्लस हो जाते हैं, पावर्स प्लस हो जाते हैं।
फिर यहाँ पर 625 होल टू द पावर 0.25, यहाँ पर भी 265 होल टू द पावर 0.25। तो दोनों में ही क्या हो रहे हैं, पावर सेम है। फिर से बेस अलग है लेकिन पावर सेम है और डिवाइड में है अभी। तो क्या होगा, बेसेस दोनों डिवाइड में हो जाएंगे लेकिन पावर उनका सेम रहेगा। देख सकते हो यहाँ पर पावर सेम रहा, वो लोग आपस में डिवाइड हो गए। अभी 625 और 256 जो है इनको हम एक बेस के पावर 4 में लिख सकते हैं। मतलब 625 को 5 के बेस मतलब 5 के बेस में पावर 4 देने के बाद हमें मिलता है तो 625 मीन्स 5 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 625, और 256 मिलता है हमें 4 टू द पावर 4 देने से। तो यहाँ पर भी देखो बेस अलग है, पावर सेम है, डिवाइड में है, तो पावर क्या रहेगा, पावर सेम रहेगा। ठीक है, ऐसा रहेगा 5/4 होल टू द पावर 4, लेकिन इनके होल इसके ऊपर और एक पावर है तो होल टू द पावर 0.25। ठीक है, अभी ब्रैकेट्स हैं तो पावर्स क्या हो जाते थे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मल्टीप्लिकेशन होगा 4 इंटू 0.25, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आता है, 1.000 आता है। ठीक है, तो 1 ही लेंगे इसको क्योंकि पॉइंट के बाद तो 0 है, तो 0 का वैल्यू नहीं है। तो 5/4 टू द पावर 1, तो 1 एनीथिंग टू द पावर 1, a टू द पावर 1 क्या होता है, a ही होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 5/4 टू द पावर 1 कितना होगा, 5/4 ही होगा। तो ऑप्शन होगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 22 हो चुका है ना। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कैसे, क्यों और किस वजह से। यहाँ पर ये जो चीज़ दिख रहा है आपको टावर जैसा, और ये जो दिख रहा है, इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है, क्योंकि इसका वैल्यू जो है और इसका वैल्यू जो है दोनों अलग अलग हैं। कैसे, तो इसका वैल्यू तो आपको पता है कि क्या होता है, ब्रैकेट है। ठीक है, ब्रैकेट होने से क्या होता है, पावर्स मल्टीप्लाई होते हैं। मतलब 2 इंटू 3 होगा, मतलब क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पावर जो होगा वो 6 नहीं होगा, 6 से ज़्यादा हो सकता है या फिर कम हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा होगा। कैसे, देखो ये मैंने कुछ लिख के रखा है, आप देख सकते हो। a टू द पावर b टू द पावर c, cth पावर ऑफ b, देन रिजल्ट ऑफ cth पावर ऑफ b विल बी द पावर ऑफ बेस a। तो ये वाला जो इंग्लिश मैंने लिखा है थोड़ा सा वीक है, थोड़ा सा अनस्टैंडर्ड लग रहा है ये। इसको अगर आप समझ जाते हो तो आप खुद से भी इसको लिख सकते हो। आपको मैंने समझाने के लिए मैंने ऐसे लिखा है। क्या होगा कि मान लीजिए 2 टू द पावर 3। अभी मुझे बताओ कि बेस कौन है, तो आप बोलोगे बेस है ये वाला 2 है हमारा असली बेस। हाँ भाई, आप सही कह रहे हो। ठीक है, ये तो बेस रहेगा ही, लेकिन इसके ऊपर वाला ये भी एक बेस है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में ये तो बेस है मेन वाला, ये मेन बेस है, लेकिन ये है सब बेस कह सकते हो, टेम्पोररी बेस कह सकते हो, सब बेस नहीं टेम्पोररी कहूँगा। ठीक है, स्यूडो मतलब क्या होता है, फॉल्स या फिर फेक। ठीक है, अच्छा भाई, स्यूडो बेस। तो ये अभी मुझे बताओ, अगर ये बेस है अभी के लिए, अगर अभी ये 2 बेस है और फिर ये 3 जो होगा वो क्या बन जाएगा, इस 2 का पावर, इस वाले 2 का पावर जो होगा वो बन जाएगा ये वाला 3। अभी 2 के पावर में 3 होने से कितना होता है, 8 होता है। हाँ भाई 8 होता है। तो ये जो 2 3 है ना, ये हट जाएंगे, हट कर कौन आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। तो 2 टू द पावर 8 आ जाएगा। ठीक है, अभी ये तो मेन बेस था ही। ठीक है, और ये बेस का ये वाला क्या बन जाएगा, इसका नया पावर, दिस इज़ द न्यू पावर ऑफ द मेन बेस, मतलब 2 का। अभी 2 टू द पावर 8 कितना होगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 4। ठीक है, ऐसे गुना करो तो 2 टू द पावर 4 प्लस 4 ही होता है, 2 टू द पावर 8 ही होता है। ठीक है, 2 टू द पावर 4 इज 16, 2 टू द पावर 4 इज 16, मल्टीप्लाई करो तो 256 आता है। ठीक है, एक एग्जांपल की तौर से हमने लिया, तो 2 टू द पावर 8 कितना होगा, 256। लेकिन अगर इसी को हम ऐसे लिखते हैं 2 स्क्वायर होल टू द पावर 3, तो क्या बन जाएगा 2 स्क्वायर, और 2 स्क्वायर मतलब क्या, 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 3 मतलब 8 इंटू 8 मतलब 64।
तो 256 और 64 में बहुत अंतर है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात हमने क्या पता चला कि ये टेम्पोररी बेस है, इसका पावर c है, ठीक है। फिर इसका जो वैल्यू निकलेगा, इन दोनों का जो वैल्यू निकलेगा वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा न्यू पावर ऑफ होम, दैट a, ठीक है। तो c मतलब b का पावर जो c है उसका जो रिजल्ट होगा, ठीक है, b के पावर में अगर c देने के बाद जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो क्या बन जाएगा, वो पावर बन जाएगा बेस a का, ठीक है। अभी a है, ठीक है, जैसे कि हमने माना कि ये 1 है, फिर 2 है, ऐसे 3 है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग आपको करना पड़ेगा यहाँ ऊपर वाले से, ये इतना भी हो सकता है, 4 5 6 हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इतना ही पकड़ता हूँ उसको 3 तक। तो अभी ये बेस है, टेम्पोररी बेस, 2 का क्यूब, इसका पावर 3 है, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8। तो ये हटकर क्या हो जाएगा, हटकर 8 आ जाएगा डायरेक्ट। और 1 क्या है बेस और 8 क्या है इसका पावर, तो 1 के पावर में 8 दूंगा तो 1 ही रहता है हमेशा, तो आंसर क्या होगा 1। तो ऐसे ही इसमें भी क्या होगा, इसमें भी स्टार्टिंग करना पड़ेगा हमें यहाँ से ऊपर से। ये बेस है टेम्पोररी वाला, ये पावर है इसका, सो 2 टू द पावर 3 कितना होता है 8, तो ये हटकर क्या रह जाएगा 8। सो हम क्या लिखेंगे इसको 3 टू द पावर 8। और ये तो हमें पता है क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो 2 इंटू 3 6। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे, क्यों कॉमन लेंगे, बिकॉज 3 टू द पावर 8 निकालने जाओगे टाइम लगेगा। सो 3 टू द पावर 6 लो कॉमन। लेने के बाद मुझे बताओ 3 टू द पावर 6 में कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे हमें 3 टू द पावर 8 आए। तो मुझे बताओ 3 टू द पावर 6 में हमने कितना इंटू करना पड़ेगा ताकि हमें 3 टू द पावर 8 मिले। तो इस इक्वेशन से a टू द पावर b कितना होगा 3 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 6। अभी डिवाइड में है, बेस सेम है, तो क्या होगा पावर्स माइनस हो जाते हैं, 3 टू द पावर 8 माइनस 6 3 स्क्वायर। तो a टू द पावर b इक्वल टू 3 स्क्वायर, मतलब a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू क्या है पावर 2, मतलब 3 स्क्वायर हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 टू द पावर 6 के साथ, ताकि हमें क्या मिले 3 टू द पावर 8, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3 स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई किया। फिर मुझे बताओ 3 टू द पावर 6 में कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हमें आंसर 3 टू द पावर 6 ही मिले। तो आप बोलोगे भाई सिर्फ 1, हाँ भाई 1 लिखा, फिर माइनस साइन है तो माइनस साइन दे दिया। चलो भाई 3 स्क्वायर कितना होता है 9, 9 माइनस 1 8, और 3 टू द पावर 6 कितना होता है 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब, मतलब 27 इंटू 27 मतलब 729, ठीक है 729। तो 729 को फिर 8 से मल्टीप्लाई करो और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का इंपॉर्टेंट कहाँ पर पार्ट है, ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 23 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 24 में जाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में x टू द पावर y इक्वल टू y टू द पावर x गिवन है। हमें बताना है कि x बाई वाई होल टू द पावर x बाई वाई का वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, क्वेश्चन को ही ऐसे लिखेंगे। अच्छा, x बाई वाई होल टू द पावर x बाई वाई का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि x के पावर में भी x बाई वाई है डिवाइडेड बाय y के पावर में भी x बाई वाई है, ठीक है। ऐसा हम लिख सकते हैं, हाँ भाई लिख सकते हैं। चलो तो हमने इसको ऐसे लिखा, x के पावर में भी x बाई वाई है और y के पावर में भी x बाई वाई है और दोनों डिवाइड में है। अच्छा भाई चलो, फिर इसको हमने सेम रखा, ऊपर का जो पार्ट है हमने सेम रखा, नीचे के पार्ट में हम थोड़ा चेंजेस लाए। कैसे चेंजेस, y टू द पावर x होल टू द पावर 1 बाई एक्स, ये हमने कैसे लिखा, पहले तो ये ऐसा था, फिर हमने इसको ऐसे कैसे लिखा। देखो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि 2 टू द पावर 2 होल टू द पावर 1 बाई 3 का वैल्यू कितना होगा, तब क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे कि पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है ना। सो 2 टू द पावर 2 इंटू 1 बाई 3 मतलब 2 टू द पावर 2 बाई 3, ठीक है। ये भी ऐसे भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं इसका, ठीक है ना, ऐसे भी हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो ये जो पार्ट है y टू द पावर x बाई वाई, ये किस फॉर्म में है, ये इस वाले फॉर्म में है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस वाले फॉर्म को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर होल टू द पावर 1 बाई 3, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, इस वाले फॉर्मेट को। तो इस वाले फॉर्मेट को हम कैसे लिखेंगे, y टू द पावर x होल टू द पावर 1 बाई वाई,
समझे कि नहीं बताओ? ओके, नो डाउट्स। तो यहाँ पर 1/3 ऐसा लिखा और यहाँ पे 2 हुआ, फिर ये होल टू द पावर 1/3 हुआ, ठीक है। तो कोई गड़बड़ हमें होगा नहीं, कोई प्रॉब्लम भी होगा नहीं, बिकॉज जो भी हो हमें वैल्यू तो यही मिलना है, ठीक है ना। ये हमें वैल्यू तो यही मिलेगा, हम इसको ऐसे लिखे या फिर ऐसे लिखे, लेकिन वैल्यू तो हमें यही मिलेगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तब भी हमें वैल्यू यही मिलेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन y टू द पावर x जो है, यहाँ पर देख सकते हो y टू द पावर x क्वेश्चन में गिवन है किसके बराबर है? x टू द पावर y के बराबर है। तो y टू द पावर x को हम लिख सकते हैं x टू द पावर y, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है कि बराबर है। अच्छा भाई, अभी ये तो ऊपर का तो सेम रखा हमने, नीचे में देखो x टू द पावर y होल टू द पावर 1/y। अभी क्या होगा? आप बोलोगे फिर से पावर्स मल्टीप्लाई होंगे, तो मल्टीप्लाई कर दो, x टू द पावर y इंटू 1/y, तो y कैंसिल, तो x टू द पावर 1 मतलब x, ठीक है। तो यहाँ पर कैंसिलेशन हुआ, देख सकते हो। कैंसिलेशन होने के बाद y टू द पावर y/x डिवाइडेड बाई x, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, डिवाइड में है, तो पावर क्या होते हैं? माइनस। तो x टू द पावर y माइनस 1, क्योंकि x टू द पावर x मतलब क्या? x टू द पावर 1, ठीक है ना, बिकॉज वी नो x टू द पावर 1 इज नथिंग बट x। तो मतलब x का x जो होगा ना वो x टू द पावर 1 के फॉर्म में होता है, और 1 अंडरस्टूड होता है, इसलिए हम लिखते नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 हमेशा होता है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 24 में कोई डाउट नहीं होगा। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 25 में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला है a टू द पावर b इक्वल टू 125। यहाँ से a माइनस बी होल टू द पावर a प्लस बी माइनस 4 का वैल्यू निकाल लो। क्या करोगे? 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 5 से डिवाइड किया 25, 5 से डिवाइड किया 25, 5 से डिवाइड किया 25, तो इतना हुआ, ठीक है। 5 से डिवाइड किया 25 को फिर से 5 से डिवाइड किया तो 5, कितना आया? 5 इंटू 5 इंटू 5 मतलब क्या? 5 क्यूब, ठीक है। तो a/b इक्वल टू 5/3, तो ये दोनों सेम फॉर्म में है, सेम फॉर्मेट में है, तो a के बराबर कौन होगा? 5, और पावर b के बराबर होगा पावर 3। तो यहाँ से a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 3, समझ में आ गया? चलो भाई, तो यहाँ से a b का वैल्यू मिल चुका है, यहाँ पर a का वैल्यू बिठा दो, इसमें b का वैल्यू बिठा दो, फिर से यहाँ पर a का वैल्यू बिठा दो, यहाँ पर b का वैल्यू बिठा दो। तो 5 माइनस 3 और इसमें 5 प्लस 3 माइनस 4, तो ये 5 माइनस 3 2 और इसमें 8 प्लस माइनस 4 तो 2 टू द पावर 4 16 होगा आंसर, ठीक है भाई। तो मेन कॉन्सेप्ट कहाँ पर है? इस जगह पर है मेन हमारा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, बाकी का तो आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 25 इतना भी टफ नहीं था, बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्राइम फैक्टराइजेशन करके थोड़ा सा यहाँ से a और b का वैल्यू निकाल लेना था बस। नाउ क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 भी देखो क्या है। न्यूमरेटर में बेसिस सेम है, पावर अलग अलग है, लेकिन और मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर्स क्या हो जाएंगे? प्लस, आपको पता है। और नीचे जो है यहाँ पर 7 है, 49 है, 343 है, तीनों अलग अलग बेस हैं, ठीक है। लेकिन इन सब को हम 7 के बेस में ला सकते हैं। कैसे? 49 क्या होता है? 7 स्क्वायर, ठीक है, और 343 होता है 7 का क्यूब। तो 7 स्क्वायर लिख सकते हैं 49 को, तो 7 स्क्वायर लिखा। अभी ये 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिकॉज ब्रैकेट में था, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है कि मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ पर 7 क्यूब है, ये भी 0.2 के साथ, जो 3 है ना वो 0.2 के साथ मल्टीप्लाई होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो ऊपर वाला में तो प्लस हुआ, पावर बेस सेम रहा, और नीचे वाले में देखो बेस ये 7 आ गया, ये भी 7 आ गया, ये भी 7 आ गया, ठीक है, सारे के सारे 7 आ गए। बेस अभी सबके सब सेम बेस हो गए, पावर अलग है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में है तो कोई चिंता की बात है क्या? पावर्स प्लस हो जाएंगे, तो पावर्स हो गए यहाँ पर प्लस, तो पावर्स प्लस हो गए हैं, और इन सब का वैल्यू निकलता है 0.1, ठीक है, 0.1, तो 0.1 हुआ। फिर 243 को हम 3 के पावर में कुछ लिख सकते हैं। कितना? 3 के पावर में 5 देने से हमें मिलता है 243। ओके, सो 243 के जगह पर हम क्या लिखेंगे? 3 के पावर में 5। अब ये 5 और ये 0.2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। मल्टीप्लाई होने के बाद 3 टू द पावर 1 आता है डिवाइडेड बाई 7 टू द पावर 1, ठीक है भाई। तो यहाँ पर
दोनों 1 का पावर मतलब क्या होगा 3 होगा, और 7 का पावर 1 मतलब क्या 7 ही होगा। तो आंसर होगा क्या 3/7, 3/7 होगा आंसर। तो कोई दिक्कत तो आपको यहाँ पर फेस करनी नहीं चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी। अगर आपको दिक्कत फेस होता है तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 27 में बढ़ जाते हैं आगे। सॉल्व करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से हमें x का वैल्यू निकालना है, ऐसा बोला गया है, ठीक है। सॉल्व फॉर x का वैल्यू निकालो। तो इन सब को हम ट्राई करेंगे कि 2/3 के बेस में लाने का, ठीक है। तो 9 किसका पावर, किसके पावर में 9 किसके पावर में कितना देने से 9 आता है, तो 3 स्क्वायर होता है 9, और 4 क्या होता है 2 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर, पावर सेम है, बेस अलग है, डिवाइड में है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा 3/2 होल स्क्वायर, और फिर ऊपर में एक x भी है तो होल टू द पावर x। अभी बेस ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे बिकॉज ब्रैकेट में है, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की वजह से मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर 2x, 3/2 2x। ओके भाई, 8 किसका क्यूब होता है 2 का क्यूब, 27 किसका क्यूब होता है 3 का क्यूब, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 क्यूब बाई 3 क्यूब। यहाँ पर पावर सेम, बेस अलग, डिवाइड में है, तो डायरेक्ट हमने इसको ऐसे लिख दिया। कैसा होगा ये 2/3 होल क्यूब होल टू द पावर x-1। पावर्स क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू x-1, और ये 2/3 ऐसे ही रहेगा। फिर आप देख सकते हो ये है अच्छा, फिर मल्टीप्लाई करो इसको, मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा आता है 3x माइनस ये 3 होगा। अच्छा, अभी यहाँ पर माइनस कैसे आया, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पर माइनस कैसे आया। पहले यहाँ पर देखो ये 3/2 था पहले, ये 3/2 था पहले, अभी 2/3 हुआ है। किस लिए हुआ है, ताकि यहाँ पर सारे के सारे बेसिस जो है वो दिखने में सेम रहे, ठीक है, जिससे हम इजीली वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ कर सकें, है ना। चलो भाई, फिर एक एक्सपोनेंट का लॉ हमें ये कहता है कि a टू द पावर अगर हम -n देते हैं तो क्या हो जाता है, तो आप बोलोगे रेसिप्रोकल हो जाता है 1/n, a टू द पावर n, सॉरी। ओके, तो मुझे बताओ कि अगर मेरे पास गिवन ही है a टू द पावर n, तो मुझे इसको मतलब इस फॉर्म रेसिप्रोकल करने के लिए, इसको हम रेसिप्रोकल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सिंपल सी बात है, a के पावर में -n दे दो तो आपका ऑटोमेटिक रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि भाई देखो पहले मैं 1/a टू द पावर n लिख रहा था, अभी मैं डायरेक्ट a लिखा, मतलब क्या किया मैंने, इसको रेसिप्रोकल किया, और रेसिप्रोकल जब मैंने किया तो माइनस का साइन आना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, पहले ही क्या था, पहले ये 3/2 था, 3/2 टू द पावर 2x। इस 3/2 का हमें रेसिप्रोकल करना है, कैसे करूँगा, माइनस दे दूँगा, ठीक है ना। रेसिप्रोकल करने के लिए क्या करना पड़ता है, माइनस देना पड़ता है हमेशा, ठीक है। अगर ये ऐसा हो तो मान लीजिए ये 2/3 है, ठीक है, प्लस 2x, ये प्लस 2x है। अभी मुझे 2/3 को 3/2 लिखना है, कैसे लिखोगे, 3/2 लिख कर -2x, है ना। चलो भाई, फिर समझ में आ गया भाई। चलो यहाँ पर हो गया -2x दिया इसलिए, ठीक है, तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर देखो सारे के सारे 2/3 फॉर्म में है, बेस में, ठीक है भाई। यहाँ पर क्या है 2/3 बेस सेम है, पावर्स अलग है, मल्टीप्लिकेशन में दोनों, तो पावर्स क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। प्लस होने के बाद आता है 2/3 होल टू द पावर x-3 इक्वल टू 2/3। अभी देखो बेस सेम है 2/3, सिर्फ पावर अलग है। पावर क्या है, यहाँ पर इसका पावर 1 है जो लिखा नहीं जाता बिकॉज अंडरस्टूड होता है वो, और यहाँ पर पावर x-3 है। तो बेस सेम है तो पावर्स भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, और यहाँ से हमें x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा भाई। हो गया भाई, समझ में आ गया भाई। चलो समझ में आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन गिवन है कि यहाँ से हमें इसको सॉल्व करते n का वैल्यू निकालना है, ठीक है, सॉल्व करके n का वैल्यू निकालना है। चलो भाई, सॉल्व फॉर n। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर, इसको हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 3 स्क्वायर होल टू द पावर n, पावर्स मल्टीप्लाई होकर 3 टू द पावर 2n, डायरेक्ट लिख दिया भाई, समझ में आ गया। चलो, और ये 3 टू द पावर 5 है तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब, 3 क्यूब होल क्यूब क्या हो जाएगा, पावर्स मल्टीप्लाई होकर 3 इंटू 3 9, तो 3 टू द पावर 9, ठीक है भाई, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। नीचे क्या है, 3 है,
81 किसके पावर में 4 देने से 81 होता है, 3 टू द पावर 4 देने से 81 होता है। सो 81 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 4, फिर ऊपर में और एक 4 है तो 3 टू द पावर 4 होल टू द पावर 4, मतलब कितना होगा 3 टू द पावर 4 इंटू 4 16, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे 3 टू द पावर 16। अभी देखो सारे के सारे बेसिस जो है सेम 3 3 3 3 3 है। तो अभी जो जो बेस के साथ मल्टीप्लाई में है, देखो जो जो बेस मल्टीप्लिकेशन में है उनका पावर क्या होगा, प्लस होगा, और जो जो बेस डिवाइड में है, ठीक है, डिवाइड में है, उनका क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, अभी हम ये मत देखना कि ये तो इंटू में है तो डिवाइड क्यों, माइनस क्यों, क्योंकि देखो ये टोटल डिवाइड में है। हाँ तुम ये कह सकते हो कि इनका और इनका पावर मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये होगा 3 टू द पावर 1 प्लस 16 3 टू द पावर 17 होगा ज़रूर, लेकिन इनके रेस्पेक्ट पर और इनके रेस्पेक्ट पर थोड़ा अलग है। ठीक है, इन दोनों के रेस्पेक्ट पर क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई में मल्टीप्लिकेशन में तो इनका पावर प्लस होगा, लेकिन अगर हम इस ऊपर वाले न्यूमरेटर से इनका कंपैरिजन करें तो डिवाइड में है दोनों, ये और ये डिवाइड में है, तो डिवाइड में होंगे तो क्या होगा, इनका पावर माइनस होगा क्योंकि बेस सेम है। समझ में आ गया भाई। तो जो जो मल्टीप्लिकेशन में देख सकते हो, जो जो मल्टीप्लिकेशन में थे, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में थे उनका पावर क्या हुआ, प्लस हुआ, और जो जो डिवाइड में थे 1 माइनस 16 ये इनका माइनस हुआ। होने के बाद 2 टू द पावर n माइनस 2n माइनस 3 इक्वल टू 3 क्यूब्ड। अब ये बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगे, फिर पावर भी सेम हो जाएंगे, तो 2n माइनस 3 इक्वल टू 3, यहाँ से n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा भाई। समझ में आ गया भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 भी हो गया हमारा। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखो भाई, इसको मैं अभी तुम्हारे सामने सॉल्व करूँगा, बिकॉज तब मैं अगर ऑलरेडी सॉल्व करके रख देता तो आपको समझ में थोड़ा कम आता, ठीक है ना। तो अभी मैं आपके साथ इसको सॉल्व करूँगा। क्या करूँगा, सॉल्व। चलो भाई, यहाँ से हम क्या करेंगे, ये देखो गिवन में है कि पी क्यू आर का वैल्यू 1 के बराबर है, ठीक है ना, पी क्यू आर का वैल्यू 1 के बराबर है। तो इस इक्वेशन से हम आर का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, आर का वैल्यू क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई पी क्यू, 1 डिवाइडेड बाई पी क्यू, 1 डिवाइडेड बाई पी क्यू होगा आर का वैल्यू। क्यों, बिकॉज पी इंटू क्यू इंटू आर सब इंटू में था, तो पी क्यू इस तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, डिवाइड में हो जाएंगे। ठीक है, चलो भाई, और अगर मैं इसको लिखूँ, अच्छा यहाँ से फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 1 बाई आर का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से 1 बाई आर का वैल्यू क्या होगा, देखो आर और इसको इन इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब 1 का। तो अगर मैं आर को नीचे ले जाऊँ और पी क्यू को ऊपर ले जाऊँ तो 1 बाई आर हो जाएगा हमारा, 1 बाई आर क्या होगा, पी क्यू के बराबर। क्यों, बिकॉज आर अगर इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने के बाद ये पी क्यू आर बन जाएगा और ये यहाँ से आर हट जाएगा तो 1 इक्वल टू पी क्यू आर, तो ये इक्वेशन ही मिल जाता है हमें, है ना। तो अगर नीचे आर रहता है तो यहाँ से 1 बाई आर का वैल्यू क्या होगा, पी क्यू। समझ में आ गया भाई, तो 1 बाई आर का वैल्यू पी क्यू होगा और आर का वैल्यू सिर्फ 1 बाई पी क्यू होगा। ठीक है, इसको लेने का क्या फ़ायदा होगा, देखो अब इसको लेने का फ़ायदा ये हो रहा है कि पहले से इसको इक्वल टू दे दो, इक्वल टू देने के बाद ये होगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस पी प्लस क्यू के पावर में -1 है तो क्या होगा, माइनस मतलब क्या, रेसिप्रोकल 1 बाई क्यू प्लस 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 1 प्लस क्यू प्लस आर टू द पावर -1, मतलब क्या आर का रेसिप्रोकल होगा 1 बाई आर, प्लस इसमें 1 बाई 1 प्लस, अभी यहाँ पर देखो आर आ रहा है, यहाँ पर आर आ रहा है, आर का वैल्यू हमने क्या मान लिया था, मतलब क्या निकाला यहाँ पर इस इक्वेशन से, 1 बाई पी क्यू, तो 1 बाई पी क्यू लिख सकते हैं हम इसको, हाँ भाई ज़रूर लिख सकते हैं 1 बाई पी क्यू, और प्लस पी टू दी पावर -1 मतलब क्या होगा, पी का रेसिप्रोकल होगा। समझ में आ गया बात। चलो फिर इसमें रीज़न लिख सकते हो नीचे, सिंस आर इक्वल टू 1 बाई पी क्यू। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अभी 1 डिवाइडेड बाय एलसीएम होगा,
इन तीनों में से एलसीएम क्यू होगा, क्यू ले लिया, क्यू ले लिया। ये इसमें 1 है, इसमें डिनोमिनेटर 1 है, सो क्यू डिवाइडेड बाय 1 इज क्यू इंटू 1, तो क्यू होगा, यहाँ पर क्यू पी होगा और यहाँ पर ओनली 1, क्योंकि एलसीएम तो क्यू है। चलो भाई, तो यहाँ से ए आता है हमारा वैल्यू, फिर यहाँ पर प्लस 1 बाय 1 प्लस क्यू प्लस 1 बाय आर। अभी 1 बाय आर का वैल्यू हमने निकाला हुआ है कितना, पी क्यू, तो 1 बाय आर का वैल्यू के जगह पर क्या लिख सकते हैं, पी क्यू, पी क्यू लिख लो भाई, पी क्यू प्लस इसमें 1 डिवाइडेड बाय यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ से एलसीएम जाएगा पी क्यू, यहाँ से एलसीएम जाएगा पी क्यू, ठीक है। यहाँ से इन दोनों में से एलसीएम जाएगा पी क्यू, तो इसके साथ पी क्यू होगा तो ये पी क्यू हो जाएगा, फिर ये 1 आएगा और यहाँ पर आएगा क्यू, क्यू कैसे, पी डिवाइडेड बाई पी क्यू, पी कैंसिल रहेगा क्यू, क्यू इंटू 1 क्यू, ठीक है। ऐसा आपको पता ही है फ्रैक्शन कैसे होता है, क्योंकि आप क्लास 9 में हो तो आपको पता ही होगा। चलो भाई, इसके बाद 1 डिवाइडेड बाई ये, फिर 1 डिवाइडेड बाई, अच्छा इसको सॉल्व करना पड़ेगा फिर से। अच्छा भाई, पहले इसको कर लेते हैं। देखो ये वाला जो है कैसा होगा वैल्यू, देखो 1 डिवाइडेड बाई क्यू प्लस क्यू पी प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्यू, ऐसा है ना। तो डिवाइड मतलब क्या होगा, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल होकर क्यू ऊपर चला जाएगा और नीचे रहेगा क्यू प्लस क्यू पी प्लस 1, मल्टीप्लाई करो क्यू बाई क्यू प्लस क्यू पी प्लस 1, तो ऊपर कौन जाएगा, ये क्यू चला जाएगा ऊपर, ये क्यू चला जाएगा ऊपर, समझे। मैं डायरेक्ट लिख सकता था, ऊपर क्यू दे सकता था, लेकिन आपको समझा कर मैंने इसको ऐसे किया, ठीक है। क्यू पी प्लस 1 प्लस 1 बाय, अच्छा इसको तो सेम रखना पड़ेगा ना, रुको ये होगा, ये लो, चलो भाई फिर यहाँ पर पी क्यू आ गया, तो फिर यहाँ से ये तो सेम रहेगा, यहाँ से ये सब सेम रहेगा, इसमें तो कोई एलसीएम ले नहीं सकते, तो ये होगा 1 प्लस क्यू प्लस पी क्यू, यहाँ से सब कुछ सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, प्लस फिर यहाँ पर भी क्या होगा, पी क्यू चला जाएगा ऊपर, जैसे यहाँ पर क्यू चला गया था ऊपर वैसे पी क्यू कैसे होगा, देखो 1 डिवाइडेड बाई पी क्यू प्लस 1 प्लस क्यू डिवाइडेड बाई पी क्यू, डिवाइड मतलब क्या, रेसिप्रोकल, तो पी क्यू चला जाएगा ऊपर, नीचे रहेगा पी क्यू प्लस 1 प्लस क्यू, फिर मल्टीप्लाई करो तो होगा पी क्यू डिवाइडेड बाई पी क्यू प्लस 1 प्लस क्यू, तो पी क्यू चला जाएगा ऊपर, पी क्यू डिवाइडेड बाई पी क्यू प्लस 1 प्लस क्यू। अभी देखने वाली बात यह है कि क्यू सब में है, क्यू क्यू क्यू, क्यू पी भी सब में है, क्यू पी पी क्यू एक ही बात है, पी क्यू एक ही बात है, ठीक है। सब में पी क्यू क्यू पी है, ठीक है, सब में 1 है, तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा क्यू प्लस पी क्यू प्लस 1, ठीक है, ये एलसीएम होगा। तो ऊपर क्या रहेगा, ऊपर सेम रहेगा क्यू प्लस 1 प्लस पी क्यू, क्योंकि एलसीएम सेम है तो इसका इनका वैल्यू क्या होगा, सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि एलसीएम सेम है, तो आपको पता ही है। तो ऊपर भी क्यू है, नीचे भी क्यू है, प्लस में है 1, इसमें प्लस में 1 है, प्लस में पी क्यू है, इसमें प्लस में पी क्यू है, तो सारे के सारे सेम ही है और सेम वैल्यू है ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर नीचे सेम वैल्यू है, इसलिए कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, आंसर होगा 1, ठीक है भाई, आंसर होगा 1। तो ऑप्शन ए होगा 1, ऑप्शन बी है पी बाई क्यू, ऑप्शन सी है क्यू बाई आर, ऑप्शन डी है 1 बाई पी क्यू, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन ए। समझ में आ गया भाई। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको
समझना पड़ेगा। इसमें रीज़न लिख लो, सिंस 1/r³ इक्वल टू पी क्यू, 1/r इक्वल टू पी क्यू, इसलिए हमने 1/r के जगह पर पी क्यू यूज़ किया। ठीक है, तो एक्चुअली काम करते हैं कि यहाँ पर इसको ऐसे कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए आपको कौन सा वाला हमने चेंज किया है ना। चलो भाई, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 29। नाउ लास्ट क्वेश्चन बाकी हमारा। लास्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। if a b c are real numbers, then the value of a to the power minus 1b का स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b to the power minus 1 इंटू c इंटू स्क्वायर रूट ऑफ c to the power minus 1 a, इसका वैल्यू निकालना है। कितना होगा अगर ए बी सी रियल नंबर है तो। रियल नंबर मतलब क्या, चैप्टर है एक क्लास 10 में रियल नंबर करके, और क्लास 9 में भी एक चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसमें मैंने बता दिया है कि रियल नंबर क्या होता है, नॉन रियल नंबर क्या होता है, अनरियल नॉन रियल जो भी हो, तो वहाँ पर मैंने बता दिया है कि रियल नंबर क्या होता है। वहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, रियल नंबर क्या होता है। तो क्वेश्चन में आंसर जो होगा वो कैसा होगा, देखो तीनों में ही स्क्वायर रूट पूछा गया है। कैसे पूछा गया स्क्वायर रूट, बिकॉज अगर इस बक्से में, इस पॉकेट में देख सकते हो ऐसा करके स्क्वायर रूट के पॉकेट होता है, यहाँ पर अगर कुछ भी गिवन नहीं होता है तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये स्क्वायर रूट है। ठीक है ना, तो क्योंकि अभी क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है पॉकेट में, तो मतलब स्क्वायर रूट होता है। अगर क्यूब रूट होता तो हमेशा 3 होता, 4th रूट होता तो 4, 5th रूट होता तो 5th, लेकिन अगर कुछ भी नहीं है तो हम मान लेते हैं कि स्क्वायर रूट माना जाता है, अंडरस्टूड होता है। ठीक है, चलो भाई, तो स्क्वायर रूट है सबके, तो सब सारे के सारे स्क्वायर रूट है, मतलब क्या होंगे, सारे के सारे एक ही पॉकेट के होंगे, मतलब एक ही स्क्वायर रूट के हैं, तो हम सबको इसको एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं। क्यों, बिकॉज ये इसका भी स्क्वायर रूट 2 है, इसका भी स्क्वायर रूट 2 है, इसका भी स्क्वायर रूट 2 है, तो सबको हम एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो a टू द पावर माइनस 1 b इंटू b टू द पावर माइनस 1 c इंटू c टू द पावर माइनस 1 a लिख दिया भाई सबको एक ही स्क्वायर रूट के अंदर, बिकॉज सारे के सारे सेम थे, स्क्वायर रूट सेम था तीनों का। तो यहाँ पर होगा स्क्वायर रूट ऑफ a टू द पावर माइनस 1, और क्या होगा a 1/a रेसिप्रोकल होगा इंटू b टू द पावर, इसमें माइनस, इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा इनके बीच में। ठीक, 1/a रेसिप्रोकल हुआ बिकॉज -1 है पावर में। फिर इसमें होगा b टू द पावर -1, मतलब क्या होगा 1/b, b टू द पावर -1 मतलब क्या होगा रेसिप्रोकल होगा, इंटू c टू द पावर -1 मतलब क्या होगा c का रेसिप्रोकल 1/c इंटू a। तो अभी क्या होगा, अभी कैंसलेशन होगा। कैसे, c और c कैंसिल, मल्टीप्लिकेशन में ना कैंसिल होगा, 1/a और a कैंसिल, b और इंटू 1/b भी कैंसिल, तो सबको कैंसिल किया तो क्या रह गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 ही होता है, क्यूब रूट भी 1 ही होता है, 4th रूट भी 1 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें इसका वैल्यू मिल जाता है 1। ठीक है भाई, कोई डाउट है क्या, नहीं है भाई, डाउट होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज डाउट होना इज़ नेचुरल आई नो, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करके देता हूँ बहुत अच्छे से, तो इसलिए कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए आपका। ठीक है भाई, तो इसी तरह हमारा इस वाला क्वेश्चन बैंक भी ख़त्म हो जाता है। फिर हम सेक्शन बी में जाएंगे, जहाँ पर हमें स्क्वायर रूट और क्यूब रूट्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, और इससे पहले हमें सेल्फ असेसमेंट भी कंप्लीट करना पड़ेगा। 10 क्वेश्चंस रहते हैं सेल्फ असेसमेंट में, वो भी कंप्लीट होगा, और साथ ही साथ 10 का सिलेबस जो कि NCERT है, NCERT बुक को मैं एक्सरसाइज शुरू कर दूंगा चैप्टर 1 से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप मेरे जो जितने भी क्वेश्चंस में आपको डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा हमारा आंसर इसका, ये लो भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।